So, hello guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am Aman Prajapati. Okay, पेपर नंबर 4 बेसिक मैथ सेक्शन डी पे हम आ चुके हैं। सेक्शन सी कल ही अपलोड कर दिया है। देखो सेक्शन डी में आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए, आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 47 इन ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल एबीसी है यहाँ पे। ओके, फिर आगे क्या बोला है, पॉइंट्स P एंड Q लाई ऑन AB एंड AC। मतलब क्या बोला है कि जो P है ना वो AB के ऊपर है और जो Q है वो AC के ऊपर है। ठीक है, और रिस्पेक्टिवली सो दैट PQ इज पैरेलल टू BC। और क्या बोला गया क्वेश्चन में कि PQ जो है वो पैरेलल टू BC है। ओके, आपको पता है कि ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है इसका मतलब क्या कि इनका जो रेशियो है साइड्स का, ये जो रेशियो होगा ये कैसा होगा, इक्वल होगा एक दूसरे से। कैसा होगा, इक्वल। ये और ये दोनों का रेशियो कैसा होगा, एक दूसरे से इक्वल होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है PQ पैरेलल टू BC। ओके, अब हम पहला यहाँ पे क्या बोला गया आगे, फाइंड द मेजर्स मार्क विद द क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क वाले सबसे पहले ढूंढना है। ठीक है, इन द फॉलोइंग सबसे पहले हमें क्वेश्चन मार्क ढूंढना है, उसके बाद जो ब्लैंक्स है उसको भी हमें फिल करना है। ओके, चलो तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम देखें। फर्स्ट नंबर में हम लिख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम। क्यों भाई, क्योंकि वो लाइंस अगर पैरेलल है तो फिर मैं उनका रेशियो कैसा बोल सकता हूँ, इक्वल बोल सकता हूँ। बाय थेल्स थ्योरम AP अपॉन PB है ना, ये AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। डन। अब AP कितना है, 5। ये पहला वाला, आपको ये पहला वाला बॉक्स देखना है। ठीक है, ये AP है उसमें मेरा 5, PB है मेरा 3, AQ मेरे को 4 देके रखा है और QC मेरे को फाइंड करना है। ओके, अब देखो QC को क्या कर दूंगा मैं, ये इधर है उसको भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, तो 5 QC हो जाएगा और 3 को भेज दूंगा 4 के साथ मल्टीप्लाई में, मतलब वो 12 हो जाएगा। ओके, अब QC इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को इससे डिवाइड कर दो, कितना आता है 2.4, कितना आता है 2.4। अब डिवाइड कर लेना। ठीक है, QC इक्वल टू 2.4 आया। ओके, ये आया QC। अब हमें क्वेश्चन में और क्या बोला है कि AB ब्लैंक बोल के रखा है और AC ब्लैंक बोल के रखा है। अब AB क्या है, देखो ये है मेरा AB, ये क्या है मेरा AB। अब AB किससे बना हुआ है, AB मेरा बना हुआ है AP प्लस PB है ना। अब मेरे पास तो दोनों ही चीज़ें अवेलेबल है, जो AB है वो PB, पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या है AB, देखो यहाँ पे मुझे AB ढूंढने को बोला गया, AC ढूंढने को बोला गया। AB जो है वो AP प्लस PB से बना हुआ है। तो AP क्या है, AP मेरा 5 है क्वेश्चन में, PB मेरे को देकर रखा है 3, तो AB कितना हो जाएगा मेरा 8। कितना हो जाएगा 8। डन। अब AC क्या है, देखो AC इक्वल्स टू, AC जो है वो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, AQ। ये है ना इस साइड, ये AC किससे बना है, AQ प्लस QC से बना है। किससे बना है, AC इक्वल्स टू AQ प्लस QC। अब AQ हमें 4 देके रखा है, ठीक है, और QC हमने अभी फाइंड किया 2.4, तो वो कितना हो जाएगा 6.4। तो AC इक्वल्स टू 6.4। पता चल रहा है, ये हमारा आंसर है। ओके, चलो आगे बढ़े। ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड नंबर, ठीक है, ये अब इसमें हमें कुछ वैल्यूज देके रखी है। सेकेंड नंबर में देखो हमें क्या ढूंढना है, हमें यहाँ पे AQ ढूंढना है। क्या ढूंढना है, AQ। यहाँ पे मैं वैल्यू देके रखी है, हमें यहाँ पे AQ ढूंढना है। ओके, तो कैसे ढूंढने के, देखो सब सेकेंड नंबर, ठीक है, वही हम लगाएंगे बाय थेल्स थ्योरम। यहाँ पे लिख देना बाय थेल्स थ्योरम, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। ठीक है, AQ अपॉन QC। डन। अब देखो यहाँ पे मुझे AP दे के रखा है 8, ठीक है, PB मुझे नहीं दे के रखा, ठीक है, मुझे AQ भी दे के नहीं रखा, मुझे QC भी दे के नहीं रखा। ओके, क्या बोला मैंने, मुझे यहाँ पे कुछ दे के नहीं रखा, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ AP दे के रखा है। इसका मतलब क्या, मैं इधर ऐसे फाइंड नहीं कर सकता इसे। ओके, लेकिन अब एक चीज ध्यान देखो कि मुझे AB और AC दे के रखा है, इसका मतलब इनका कुछ ना कुछ तो काम होगा। क्या मैंने क्या बोला, इसका कुछ ना कुछ काम तो होगा। ठीक है, तो क्या काम होगा, देखो अब सबसे पहले मुझे AP गिवन है, मुझे क्या है, AP गिवन है, ठीक है, तो इसको मैं कहीं पे नीचे ला देता हूँ ना, इसको उल्टा कर देता हूँ। हम इसको उल्टा लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चल जाएगा उल्टा कैसे हो गया।
ये जाएगा उधर, वो जाएगा ऊपर, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं रीज़न के साथ बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया। ओके, पहले इतना समझो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग 1, दोनों तरफ मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, एडिंग 1 ऐसे लिखना है, एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों तरफ मैं 1 को ऐड कर रहा हूँ, मतलब PB अपॉन AP प्लस 1 इक्वल्स टू QC अपॉन AQ प्लस 1। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 अपॉन AP करना पड़ेगा, ऊपर भी AP से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 AQ करना पड़ेगा, ऊपर भी AQ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, PB प्लस AP है ना, डिवाइडेड बाय AP इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, QC प्लस AQ डिवाइडेड बाय AQ। डन। अब ध्यान से देखो कि PB प्लस AP क्या होता है ना, देखो ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा है PB, और ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा AP है, तो ये तो पूरा AB बनाता है। क्या बनाता है, AB। क्या बनाता है, क्या बनाता है, AB बनाता है। ठीक है, तो AB अपॉन AP। ठीक है, और AQ प्लस AC क्या होता है, देखो यहाँ पे भी हमने लिखा है कि AQ प्लस AC होता है, QC होता है AC, है ना, तो AC अपॉन AQ, आपको पता चल रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ये मैंने क्यों किया, ये जो AP है उसको मैंने नीचे क्यों लाया, है ना, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास AP गिवन है, मेरे पास AP गिवन है, यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे 3 चीजें गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। ठीक है, AP गिवन है, AB गिवन है और AC गिवन है, मतलब मुझे ये वाली चीज मिल जाएगी, AQ मुझे मिल जाएगा। डन, पता चल रहा है, इसीलिए मैंने AP को क्या किया, नीचे लाया। अगर मैं PB को नीचे लाता, है ना, अगर यहाँ पे PB नीचे होता तो फिर लोचा हो जाता, क्योंकि मेरे पास तो PB अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, पता चल रहा है। चलो, अब यहाँ पे हमें AB दे के रखा है कितना, 12, AC 18 और ये 8। ठीक है, ये है मेरा 12, ये नीचे 8, AC 18 डिवाइडेड बाय AQ। अब AQ को मैं भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, इसको भी भेज दूंगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो वो 12 AQ हो जाएगा, इधर 18 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 12 है उसको भी भेज दो डिवाइड में, क्या भेज दो, डिवाइड में भेज दो। ओके, चलो ये दोनों ही 4 के टेबल में आता है। ठीक है, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, है ना, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा, अब ये 3 6 ज़ा 6। देखो यहाँ पे क्या बचा, AQ इक्वल्स टू 6 इंटू 2, मतलब AQ इक्वल्स टू कितना आया, 12 आया। कितना आया, 12। AQ की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आई। ठीक है, जो कि मुझे बोला गया था AQ, मुझे AQ फाइंड करना है, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन मार्क वाला फाइंड करना है। ठीक है, चलो AQ मुझे मिल गया, कितना मिला भाई, जो कि है मेरा 12। ओके, अब मुझे क्या ढूंढना है, PB ढूंढना है। क्या ढूंढना है, PB। ओके, अब PB ढूंढने के लिए देखो PB को मैं क्या लिख सकता हूँ, PB जो है वो AB के अंदर आता है। AB इक्वल्स टू क्या होता है, PB प्लस AP। ठीक है, पता चल रहा है, देखो आप देख सकते हो ये क्या होता है, AP प्लस PB। ठीक है, AB क्या होता है, AP प्लस, अब मेरे पास AB गिवन है जो कि है 12, PB मेरे पास नहीं गिवन है, AP मेरे पास गिवन है 8। ठीक है, चलो एक बार देख लेता हूँ, AB 12 और AP 8। ठीक है, अब 8 जाएगा माइनस में उधर, 12 माइनस 8 इक्वल्स टू PB, मतलब PB की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ओके, डन, ये हो गई PB की वैल्यू। और क्या पूछा गया है मुझे, QC पूछा गया है, तो QC कहाँ पे आता है, देखो QC आता है AC के अंदर, AC के अंदर QC आएगा। ठीक है, तो AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC इक्वल्स टू AQ प्लस QC। ठीक है, अब मेरे पास AC गिवन है जो कि 18, AQ अभी हमने फाइंड किया जो कि 12, तो मुझे QC मिल जाएगा। ये 12 जाएगा उधर माइनस में, 18 माइनस 12 इक्वल्स टू QC, तो QC की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, पता चल रहा है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, पता चल रहा है। चलो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर था यहाँ पे, और ये था हमारा सेकंड नंबर। ओके, चलो अब हम 48 नंबर, इन द गिवन फिगर OA इंटू OB इक्वल्स टू OC इंटू OD। हमें ये गिवन है, कैसा है, गिवन, ये चीज़ हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है, वो नीचे लिखा है कि हमें प्रूव करना है
कि ये दोनों जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, कैसे एंगल्स है, इक्वल एंगल्स है, कैसे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स है, ठीक है। और बी और डी मतलब ये दोनों, ये वाले एक दूसरे से इक्वल है, पता चल रहा है, हमें ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो है ना, सबसे पहले ट्राइंगल्स को समझो। ये जो ट्राइंगल्स है ना, ये ट्राइंगल्स ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ओके। इसका मतलब कि ये ट्राइंगल्स, ये वाला ट्राइंगल जो है उसको भी मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में कर दूं तो वो सेम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, देखो ये वाला जो है, ये वाला ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, ये ऐसे, ठीक है, और छोटे वाले ट्राइंगल को मैंने ऐसे कर दिया, ओके। इसका मतलब क्या, ऐसे पलटा दिया तो वो अपना, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, यहाँ पे ओ सी बी हो जाएगा, डन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये दो ट्राइंगल्स मेरे बन गए, आपको मैंने पता चला आपको मैंने क्या किया, ठीक है। यहाँ पे ये जो दो ट्राइंगल्स थे, इसको एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये ट्राइंगल ऐसे, ठीक है, और ये जो ट्राइंगल है ये, इसको मैंने पलटा दिया, ऐसे पलटा दिया, ठीक है, पता चल रहा है। तो जो ए है ना वो पीछे चला जाएगा, डी भी चला जाएगा पीछे, ये ए डी, और ओ उधर रहेगा, ये इधर ओ सी बी, पता चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं, ये दो ट्राइंगल्स है, सिमिलर ट्राइंगल्स है, कैसे ट्राइंगल्स है, सिमिलर दिख रहा है, ओके। इसका मतलब क्या, हमें देखो क्या क्या गिवन है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। इसका मतलब क्या कि मैं ओ ए अपॉन ओ सी कर दूं, है ना, देखो यहाँ पे ओ ए भी है, ओ सी भी है कहीं पे, ठीक है, और ओ बी अपॉन ओ डी कर दूं, है ना, इन दोनों के रेशियो को इक्वल कर दूं, है ना, जो कि यहाँ पे गिवन है, तो मैं कर सकता हूँ। देखो कैसे करूंगा, यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, ये मुझे गिवन है। तो ओ सी को मैं ला दूंगा डिवाइड में, ओ बी को मैं ला दूंगा डिवाइड में, पता चल रहा है। तो ओ ए अपॉन ओ सी पता चल रहा है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ओ डी अपॉन ओ बी, पता चला। हमने यहाँ पे रेशियो क्या ला दिया, इक्वल ला दिया, है ना। चलो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दो ट्राइंगल्स में आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्रॉस बना हुआ, आपने 9th स्टैंडर्ड में या फिर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी यहाँ पे ऐसा हो तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये ए ओ डी और सी ओ डी, ये एक ही, ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, कैसे एंगल्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। चलो ये इमेज मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है, अच्छी तरह से समझाया, ओके। ये मेरे को क्या गिवन था, उससे मैंने ये प्रूव किया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक चीज़ हमने और प्रूव की कि ये वाला जो ट्राइंगल, ये वाला जो एंगल है ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, ये वाला, ठीक है, ये दोनों कैसे इक्वल है, कैसे इक्वल है भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कैसे इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी कोई दो लाइन ऐसे क्रॉस में कट मतलब इंटरसेक्ट होती है तो सामने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की पेयर बनती है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। देखो आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स में, है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स में आप देख सकते हो कि ये साइड्स है, ठीक है, और इनके बीच में ये एंगल आ रहा है, ये दोनों साइड्स के बीच में क्या आ रहा है, ये वाला एंगल, दोनों इक्वल है। ये एंगल है मेरा सी ओ बी, ये एंगल है मेरा ए ओ डी, तो ये दोनों ही एंगल एक दूसरे से इक्वल है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइड आया, यहाँ पे एंगल आया, यहाँ पे साइड आया, इसका मतलब क्या, साइड एंगल साइड, मतलब एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो गए। ये हमने बात की थी इन ट्राइंगल, ये ऐसा लिखना पड़ेगा, इन ट्राइंगल ओ सी बी एंड ओ ए बी, ठीक है, पता है, ओ ए डी, सॉरी, ओ ए डी, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स थे। इसका मतलब क्या कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कैसे प्रूव हो गए, हेंस ट्राइंगल ओ सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ ए डी। कौन से रूल से भाई, एस ए एस सिमिलरिटी रूल से। सिमिलरिटी रूल लगेगा भाई, कंग्रुएंसी रूल नहीं लगेगा, ठीक है। कंग्रुएंट ट्राइंगल्स हम उसे बोलते हैं जो एग्जैक्ट उसकी कॉपी हो, है ना। यहाँ पे एक ट्राइंगल बड़ा है, एक ट्राइंगल छोटा है, ओके। हमने प्रूव किया, हमने सबसे पहले एक रेशियो हमने आपको दो साइड्स का रेशियो प्रूव करके बताया, ठीक है। फिर ये एंगल कैसे इक्वल हुआ वो भी बताया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो देखो दो साइड्स आ गई, एक एंगल आ गया, इसका मतलब है साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो गया, ओके। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एंगल्स कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एंगल ए है उसके एग्जैक्ट देखो एंगल सी आ रहा है, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी हो गया है ना, और एंगल डी के एग्जैक्ट सामने एंगल बी आ रहा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी बी हो गया, ठीक है। और इसी के तहत यहाँ पे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, हैंस प्रूव्ड। कैसा, ये हमने प्रूव कर दिया, पता चला। चलो इजी था, छोटा ही था, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल था। चलो 49 नंबर, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। क्या बोला है कि यहाँ पे एक रोहन है और उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, ठीक है। अब रोहन की एज तो हमें पता नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे रोहन की एज को क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। लेट द रोहन्स एज बी एक्स, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, देन रोहन्स मदर एज इज, उसकी मम्मी की एज कितनी हो जाएगी, देखो क्या बोला गया कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन जो है, रोहन की मदर, सॉरी रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। अब रोहन की एज को मेरे को पता नहीं है, रोहन की एज मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला भी गया है कि मुझे उसकी रोहन की एज फाइंड करनी है, उसकी मम्मी की एज भी फाइंड करनी है, पता चल रहा है। प्रेजेंट एज, यहाँ पे आप प्रेजेंट एज भी लिख सकते हो, एज भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो तो रोहन की एज को मैंने एक्स लिया क्योंकि हमें पता नहीं है, वो हमें ढूंढनी है, तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 26। कैसे, क्योंकि वो रोहन से 26 साल बड़ी है ना, ये एक्स, तो ये एक्स प्लस 26। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रोडक्ट वर्ड यूज किया गया है। देखो क्वेश्चन में मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी प्रोडक्ट हो तो आपको मल्टीप्लीकेशन समझना है। क्या समझना है, मल्टीप्लीकेशन, है ना। जब भी सम दिया गया, जैसे सम बोला गया, तो सम मतलब क्या, प्लस, फिर डिफरेंस, जैसे डिफरेंस वर्ड आया हो इसका मतलब क्या, माइनस, फिर प्रोडक्ट वर्ड आया हो इसका मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन, पता चल रहा है। चलो तो यहाँ पे प्रोडक्ट बोला गया है, प्रोडक्ट किसका प्रोडक्ट है ना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब क्वेश्चन को समझना है ना, वर्ड प्रॉब्लम को समझना बहुत मुश्किल होता है, उसके बाद तो हर किसी को आ जाता है, ठीक है। देखो क्या बोला गया है कि उनका प्रोडक्ट हमें करना है, ठीक है। ये यहाँ पे बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके जो एज है उनका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन कैसे करना है, देखो उनकी एज का मल्टीप्लीकेशन करना है आज से 3 साल बाद। क्या, उनकी ये जो प्रेजेंट एज है, ये उनकी कौन सी एज है, प्रेजेंट एज, ये वाली एज उनकी प्रेजेंट एज है, तो 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट हो जाएगा 360, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से, है ना, जब तक समझ में आएगा तब तक पढ़ाऊंगा, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद उनके एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो लिख देते हैं हम आफ्टर 3 years, ठीक है। अब ये तो उनकी प्रेजेंट एज है, ये उनकी एज कैसी है, प्रेजेंट एज है, तो अगले 3 साल बाद क्या हो जाएगा, रोहन की एज कितनी हो जाएगी, अगले 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3, है ना, वो 3 से बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अगले 3 साल की बात हो रही है ना, 3 साल बाद की बात हो रही है, तो 3 साल उसमें प्लस करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। रोहन्स मदर एज, उनकी एज कितनी हो जाएगी, x, उनकी एज क्या थी, x प्लस 26 थी, और 3 उसमें प्लस करना है, तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 29, ठीक है। तो ये होगी रोहन की 3 साल बाद वाली एज, ये हो गई उसकी मम्मी की 3 साल बाद वाली एज। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि उनका प्रोडक्ट कितना देके रखा है, 360, ठीक है। मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, इसका हमें कितना देके रखा है, 360, ओके, पता चल रहा है। अब क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। सबसे पहले जो x है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x², फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 29x। अब 3 की बारी आई, 3 होगा, इससे मल्टीप्लाई वो हो जाएगा 3x प्लस 3x, ठीक है। फिर जो 3 है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 29 से, ठीक है। 3 29 से कितना होता है, 3 9 27, 3 2 6 और 87 इक्वल्स टू 360, पता चल रहा है ना। हाँ
बंद कर रहा हूँ, 360 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 29x प्लस 3x 32x, ओके, प्लस 87। अब इसको भी ला दो इधर माइनस में, क्या कर दो माइनस में ला दो, डन, पता चल रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब ये प्लस में ये माइनस में, मतलब माइनस होगा। अब 87 मतलब 360 में से कितना, 360 में से 87 को माइनस कर दो, ठीक है, कर दो, 10 में से 7 जाएगा 3, फिर यहाँ पे 15 में से 8 जाएगा 7, ये 273 आया, 273 आएगा, माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि बड़े की साइन माइनस में है, तो बड़े की साइन हमेशा लगती है, तो माइनस में, इधर 0 हो गया इक्वल्स टू इधर 0, तो ये हम बन गया, मेरा इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, ओके। चलो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ये हो, इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे रोहन और उसकी मदर की एज भी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें पता है कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, ठीक है, मतलब नहीं है करके। चलो अब यहाँ पे कर देते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये 3 से होगा, 3 9 जा 3 1 जा, ठीक है। अब ये 7 से होगा, 3 1 जा, फिर 7 3 जा, सॉरी 7 1 जा 7 3 जा, ओके। अब 13 1 जा 13, ये हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। अब यहाँ पे साइन देखो कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, मतलब फैक्टर्स का माइनस करना है, फैक्टर्स का माइनस करके 32 लाना है, क्या करना है, फैक्टर्स का माइनस करके 32 लाना है। तो यहाँ पे फैक्टर्स बनाओ, चलो 7 3 जा कितना होता है 21, 21 माइनस 13 तो कितना होता है, 21 माइनस 13 कितना होता है, वो होता है 8, तो फिर ये नहीं चलेगा, ओके, ये नहीं चलेगा। अब हम कर लेते हैं अलग कॉम्बिनेशन, ट्राई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 3 जा होता है 39 और 7 को अलग से रख लेते हैं, तो वो हो जाएगा 32। तो बस ये हमें चाहिए, ये हमारा हो गया, एक है 39, दूसरा फैक्टर है 7, ओके। चलो तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x आ जाएगा कॉमन, x प्लस 39 अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे -7 कॉमन आ जाएगा, x अंदर, देखो अब माइनस का साइन बाहर है तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ये साइन हो जाएगा चेंज। और 7 × 39 कितना होता है 273, हमने अभी फैक्टर्स निकाला ना, ये दोनों रहे, ठीक है। चलो इक्वल्स टू 0, आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्वल आ गया है, x प्लस 39, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को अलग अलग 0 दे देते हैं, x प्लस 39 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 39 और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये तो माइनस में, अब किसी की एज कभी माइनस में होती नहीं है, इसका मतलब है x की वैल्यू 7, ये वाली वैल्यू सही है, ये वाली वैल्यू कैसी है, सही है। इसका मतलब क्या, रोहन की एज कितनी होगी, x, रोहन की एज क्या थी, x थी, मतलब 7, x की वैल्यू कितनी आई, 7 आई, ठीक है। हियर x इक्वल्स टू 7, x की वैल्यू कितनी है 7, सो द रोहन्स एज इज x मतलब 7 ईयर्स हो गई, एंड देन द मदर, रोहन्स मदर एज कितनी थी, उसकी मदर की एज x प्लस 26 है ना, मतलब 7 प्लस 26 मतलब 7, ये हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। प्रेजेंट एज पूछा गया था पहले ही क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमने उसको ही प्लस किया है। हमें x प्लस 3 और x प्लस 29 नहीं लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज बोला गया था, प्रेजेंट एज को हमने x लिया था, है ना। मैंने आपको बोला था कि आप प्रेजेंट भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, हो गया हमारा 50 नंबर पे हम आ चुके हैं। चलो 50 नंबर, आपको ये सब सम्स पता होने चाहिए कौन से चैप्टर से आ रहे हैं, तो ज़्यादा ईजी रहता है ना, आपको पता चल जाएगा ये चैप्टर से आ रहा है तो एकदम ईजी पड़ जाता है फिर, ठीक है। चलो 50 नंबर, अ सम ऑफ, ये चैप्टर नंबर 5 से, सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर
कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट किए गए, हर साल उस 1000 रुपये में 8% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, चलो तो अब मुझे क्या बोला गया है कि हर एक साल का मुझे वो इंटरेस्ट निकालना है। अब आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। आपने अभी जब स्टैंडर्ड 10th में आपने पढ़ा होगा कि प्रिंसिपल इंटू रेट, कितने रेट पे इंटू टाइम, कितने वक्त के लिए, डिवाइडेड बाय 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ओके, पता चल रहा है। अब यहाँ पे कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं। मतलब क्या, प्रिंसिपल, ये देखो ये क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट, है ना। तो 1000 रुपये थे, कितने रेट पे, 8 के रेट पे, कितने टाइम के लिए, अभी हम पहले ईयर के लिए ढूंढ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100। ओके, देखो ये कट कितना आया, 80, 8 इंटू 10 कितना होता है, 80। तो पहले साल का इंटरेस्ट 80 रुपीज़, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अब दूसरे साल के लिए, मतलब 2 साल की बात हो रही है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय 100। ये कट 8 2 सा कितना होता है, 16, ठीक है। और ये 10 बचा है, तो 10 को भी मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160, डन, ठीक है। अब मैं क्या बोला गया कि हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। और मुझे अगर ये AP बनाता है, क्या बनाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है, तो फिर मुझे 30 ईयर्स का इंटरेस्ट फाइंड करना है। चलो, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया। अब थर्ड ईयर का भी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। हम 3 ढूंढ लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं कि क्या ये AP बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है। अब ये 1000 कितने, 8, अब कौन सा साल आ गया, तीसरा साल, डिवाइडेड बाय 100 कट कर दो, 8 3 सा कितना होता है, 24 होता है, ओके। और इंटू 10 मतलब 240, पता चल रहा है, चलो 240 रुपये, ओके। अब क्या ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है कि नहीं बनाता, वो हमें देखना है, ठीक है। तो वो हम हमें कैसे पता चलता है कि वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसका D जो है वो इक्वल होना चाहिए। D कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, देखो D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। हम इसको कैसे चेक करते थे, आपने 5.1 में देखा होगा, हम A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 करते हैं, है ना। ये दोनों ही D के फॉर्मूला, ये दोनों ही किसके फॉर्मूला है, D के फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, तो अगर ये इक्वल आते हैं, इसका मतलब है कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है। अब A2 कितना है, A2 है मेरा 160, A1 ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है। पता चला, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब A1 A2 A3। A2 है मेरा 160, A1 है मेरा 80, A3 है मेरा 240, A2 है मेरा 160, ठीक है। इसको माइनस कर दो, 80 होता है, इन दोनों को माइनस कर दो, 80 होता है। इसका मतलब क्या, LHS इक्वल टू RHS है, तो हम लिख सकते हैं यस दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर्म्स एन AP, ये एक AP को बनाते हैं, है ना। चलो, तो क्या है वो AP है, वो भी लिख देना, 80 160 240, ये आपका AP है, वो भी आपको ऐसे बता देने का, ठीक है। डॉट डॉट डॉट, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलती जा रही है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 30 ईयर्स का ढूंढना है, मतलब A30 ढूंढना है। क्या बोला गया है, A30 ढूंढना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर, मतलब वो मुझे क्या ढूंढने को बोला गया, A30 ढूंढने को बोला गया है। क्या ढूंढने को बोला गया, A30। अब A30 का फॉर्मूला क्या होता है, A30 का फॉर्मूला होता है A + 29D। अब A मतलब है 80, ठीक है, D तो हमें पता ही है 80, वो भी 80 है, ओके। चलो, तो 80 प्लस, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 29 इंटू 80, ये हो गया 0, 8 9 = 72, 8 2 = 16, 16 + 7 कितना होता है, 22 या 23, सॉरी, ठीक है।
चलो 23, तो 2320, अब 2320 प्लस 80, इसमें 80 को प्लस कर दो, ये 0, ये 10, ये 4, ये 2, ठीक है, कितना आया 2400। तो ये क्या है आपका आंसर, ये है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम 51 नंबर पे। द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स, है ना, क्या बोला गया 40 लीव्स, मतलब हमें टोटल लीव्स दे के रखे, ये नंबर ऑफ लीव्स का जो टोटल है वो हमें दे के रखा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक लाइन बनानी पड़ेगी मुझे, ओके, लिखने के लिए। हाय, चलो एक सेकंड बस। सॉरी टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 40 लीव्स है टोटल, टोटल लीव्स कितनी है 40, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए, यहाँ पे टोटल लीव्स कितनी है 40, ठीक है। चलो ये हो गया टोटल वाला, टोटल लीव्स कितनी है 40 है, डन। अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे लिखा गया है मीडियन, ये फाइंड द मीडियन, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं दिखाया, ये रहा क्वेश्चन, क्या है मीडियन मुझे ढूंढना है, ठीक है। चलो तो हम ढूंढ लेते हैं मीडियन, टोटल लिख देता हूँ फिर से। अब मीडियन ढूंढने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ता है, CF, क्या ढूंढना पड़ता है CF, ओके। चलो तो 3, सबसे पहले तो 3 का 3 होगा। अब 3 में हम क्या करेंगे, 5 को प्लस करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। अब इस 8 को मुझे 9 के साथ प्लस करना है, मतलब 17 को इसके साथ प्लस करना है 29 को इसके साथ प्लस करना है 34, फिर इसको इसके साथ प्लस करना है 34 + 4 कितना होता है 38 + 2 कितना होता है 40, पता चल रहा है, तो ऐसे वो 40 आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। CF हमने ढूंढ लिया है, अब हम कैसे ढूंढेंगे कि वो मीडियन क्लास है, ओके। तो यहाँ पे n कितना है, मैंने आपको बताया कि जब भी हम मीडियन ढूंढ रहे हो तो सबसे पहले मुझे n/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, मतलब 40 / 2 कितना आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। और जब भी हम मीडियन ढूंढ रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले n/2 ढूंढना है, उसके बाद क्या करना है कि ये 20 किसके अंदर आता है, 20 किसके अंदर आता है, तो देखो इसमें तो नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 17 के अंदर 20 नहीं आता, 29 के अंदर 20 आ जाता है, ओके। तो ये जो होगा ये होगा हमारा मीडियन क्लास, पता चला, ये क्या होगा, ये होगा हमारा मीडियन क्लास, ठीक है, डन। ये क्या होगा हमारा मीडियन क्लास होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, 29, एक सेकेंड है, पानी पी लेते हैं। चलो अब यहाँ पे CF क्या होगा, देखो जो भी मीडियम क्लास होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी होता है, ओके। और ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी 12, ओके। चलो एक सेकंड बस, वो पानी ला रहा है, फिर हम शुरू करते हैं। चलो 12, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा फ्रीक्वेंसी है, और जो ये क्लास में आया, अब ये क्लास में आया तो उसके ऊपर वाला होगा CF, मतलब जो 17 है ना वो क्या होगा मेरा CF होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, डन है ना। चलो एक सेकेंड बस, हाँ ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो है ये मीडियम क्लास है, कैसा, ये मतलब वो क्लास है जो कि कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या देखो यहाँ पे ये 126 के बाद कितना आ रहा है 127, कितना आ रहा है 127 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं ये वाला L लूंगा ना, ये वाला L, तो मेरा आंसर गलत आएगा। क्या आएगा मेरा आंसर, कैसा आएगा, गलत आएगा। पता चल रहा है मेरा आंसर कैसा आएगा, गलत आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, L + n/2 - CF / F, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे, वो सही भी कर दूंगा, गलत है वो। देखो 140
5 है ना। तो आपको पता है कि अगर मुझे इस क्लास को कंटिन्यू करना है, कैसा करना है, कंटिन्यूअस क्लास बनाना है। देखो आप देख सकते हो कि ये 118 है, 126, अब 126 के बाद डायरेक्ट 127 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कंटिन्यूअस नहीं है। अगर इधर 126 है तो इधर भी 126 होना चाहिए। तो हम इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर 0.5 को माइनस करते हैं और इधर 0.5 को प्लस करते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इधर 0.5 माइनस करता हूँ तो 117.5 हो जाएगा वो, और इधर प्लस करता हूँ तो 126.5 हो जाएगा। उसके नीचे वाला क्लास कैसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे कर दो माइनस, है ना, तो वो 126.5 हो रहा है, और इधर क्या हो रहा है, 135.5 हो रहा है। डन, पता चला, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये कंटिन्यूस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंटिन्यूस बन गया। तो मतलब क्या कि जो मीडियन क्लास है, जो भी मीडियन क्लास है, मेरा मीडियन क्लास कौन सा था, ये था मेरा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में मुझे यहाँ पे क्या करना है, 0.5 को माइनस करना है और यहाँ पे मुझे 0.5 को प्लस करना है, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख देता हूँ। देखो मीडियन क्लास क्या है मेरा, 145, 153, ठीक है। तो मेरा जो L है ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, ये कंटिन्यूस क्लास नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो इसको कंटिन्यूस बनाने पड़ेगा, तो मेरे को इधर माइनस करना पड़ेगा, माइनस 0.5, तो वो 144.5 हो जाएगा। मतलब L की वैल्यू कितनी आई, 144.5, ठीक है, पता चल रहा है। और CF मैंने क्या बोला कि मीडियन क्लास के ऊपर वाला होगा आपका CF, मतलब 17 जो है वो आपका CF है, क्या है, CF, ठीक है। अब वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। देखो L है मेरा 144.5 प्लस N है N/2 है मेरा 20, CF है मेरा 17, F है मेरा 12, ठीक है। ये रहा मीडियम क्लास वाला अपना होता है फ्रीक्वेंसी। और H, इन दोनों के बीच में गैप कितना है ना, देखो 144, ये इसका क्लास क्या बन जाएगा, ये जो मीडियम क्लास है, ठीक है, ये जो मीडियम क्लास है, ठीक है, ये मीडियम क्लास मतलब ये नहीं था, वो हमने इसमें रह गया वो करना, ठीक है। ये आपका मीडियम क्लास है, ओके, वो मैं समझाने के लिए ऐसा लिखा था। ये आपका मीडियम क्लास है, ठीक है। अब इसमें गैप कितना है, देखो 153 में से 144 को माइनस कर दो, ये 0, ये इधर हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा, कितना बचता है 9। तो आपका जो H है वो कितना आएगा, 9, ठीक है। कितना आएगा 9, ये तो हो गया 0 0, है ना, ये तो क्या हो गया 0 0 हो गया, मतलब आपकी 9 आपका क्या है, H है, H क्या है आपका 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है, डन। तो 144.5 प्लस ये हो जाएगा 3 9 जा डिवाइडेड बाई 12, ये कितना होता है 27, 3 9 जा कितना होता है 27। अब 12 को इससे डिवाइड कर दो 27 से, 12 1 जा सॉरी 12 2 जा 24 होगा इधर, ठीक है। ये 3 गया। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 30 हो गया। अब 12 2 जा 24, फिर से 60 हो गया, 12 5 जा 60, ठीक है। हमारा ये 0 0 हो गया। तो 2.25 कितना आया, 144.5 प्लस 2.25, डन। तो अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, 2.25, तो 5 7.6, कितना आया भाई मेरा आंसर 146.75। ये क्या है, मेरा मीडियन है, ठीक है। ये सब में थोड़ा टाइम गया, लेकिन समझना जरूरी था। क्यों जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए हमारा जो L है उसमें इस साइड 0.5 माइनस करते हैं, इस साइड 0.5 हम प्लस करते हैं, ठीक है, पता चला। चलो अब 52 नंबर, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने को बोला है, मीन, क्या फाइंड करने को बोला है, मीन फाइंड करने को बोला है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स भी देके रखे होंगे शायद। द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज ऑफ द फीमेल टीचर इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ द रूरल एरियाज, ठीक है। चलो ये सबको पढ़ के कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट हमारा सम करते हैं, ओके। ये है क्लास, ओके। तो यहाँ पे ये टोटल है, यहाँ पे टोटल इसलिए जगह रखी है मैंने, इन सबको टोटल करना पड़ेगा। 6 + 11 होता है 17, 17 + 7 24, 28 32, फिर 34 एंड 35। कितना आया भाई, n आया, सिग्मा FI बोलते हैं हम इसे, ठीक है,
सिग्मा एफ आई, एन भी बोलते हैं, ऐसा कोई वादा नहीं है, लेकिन मीन कर रहे हैं ना इसलिए। चलो यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई यू आई वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि वही हमें ईजी लगता है सबसे, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच, ओके। चलो अब मुझे ए चाहिए, उसके लिए मुझे एक्स आई ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एक्स आई मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू, इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या होगी, देखो 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 40 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 20। इन दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, 20। अब इन सब के बीच में गैप कितना है, 10 10 10, सब में 10 10 का गैप है, तो सब में इसमें 10 10 लगा दो। 30 40 50 60 70 80, ओके। और हम आपको पता है कि हम बीच वाली वैल्यू को ए लेते हैं ना, क्योंकि ऐसे हम कुछ भी ले सकते हैं ए को, ठीक है, लेकिन बीच वाली वैल्यू को हम ए लेते हैं क्योंकि हमारा फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा यू आई, यहाँ पे आएगा एफ आई यू आई, ठीक है। पता चला 3 कॉलम मैंने बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे ए होता है वहाँ पे होता है 0, क्या होता है 0, उसके ऊपर -1, उसके ऊपर -2 -3 1 2 3। यू आई हमेशा ऐसे ही जाता है, यू आई हमेशा ऐसे ही जाता है, हमें वो यू आई का फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यू आई हमेशा ऐसे ही जाएगा, ठीक है। पता चल रहा है। चलो अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसका किसका, इन दोनों का, कितना होगा -18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -22, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो -7, ठीक है। फिर ये तो हो जाएगा 0, ए वाला तो हमेशा 0 ही लेता है, जो हम ए लेते हैं ना वो क्या रहता है, हमेशा 0 ही रहता है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। चलो आगे करते हैं। ये 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, डन। चलो अब इनको प्लस कर दो, इनको प्लस कर दो। देखो ये कितना हो रहा है, ये 8 और 3 11, इधर +11 है ये, और ये माइनस अपना 47 -47, ठीक है। अब -47 + 11, इनको माइनस कर दो, 7 में से 1 गया 6, इसमें से 1 गया 3, तो -36। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ रहा है, -36, कितना आ रहा है, -36 आ रहा है, डन। चलो और ठीक है, हो गया हमारा। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं हमारी, ठीक है। ए क्या है मेरा, ए है मेरा 50, ठीक है, ये रहा 50। ए मेरा कितना है 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -36 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 35 इंटू एच मतलब 10, ठीक है। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 50 माइनस 36 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो 360 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा हूँ 35 से, ओके। चलो 35 35 बन जाए 35 बन जाए 35, ये बचा 10, ठीक है। अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा 0 उतारने के लिए, तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे लगाऊंगा पॉइंट, तो ये 100, ठीक है। 35 2 कितना होता है 70, तो 30 बचा, 300 हो गया वो, है ना। ये कितना हो जाएगा 300, ओके। अब इसको हम 8 सा करेंगे तो हो जाएगा 280। अब बचा 20, 200 हो गया, ठीक है। अब 35 5 ज़ा होता है 175, 35 7 ज़ा 175। हम 3 डिजिट तक ही ढूंढते हैं, तो 250 यहाँ तक सही है, ठीक है। यहाँ तक हमने इसको रखा है, ओके। अभी आगे और जाएगा, लेकिन हमने इसको कहाँ तक रखा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही रखा है। तो 50 माइनस 10.285 है ना, 285 है। चलो अब इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस। पता चला, ये मैंने डिवाइड किया यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। अब 50 को यहाँ पे कर दो माइनस, 50 को माइनस कर दो 10.285 से, ओके। चलो ये 0.00 लगाना पड़ता है माइनस करने के लिए, ठीक है। ये 10 9 9 9 और 4, यहाँ तक आपको जाने का। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 जाएगा 1, फिर 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है, 0.9,
ठीक है, 9 में से 0 गया 9, 4 में से 1 जाएगा तो 3, कितना आया भाई 39.715, कितना आया 39.715, ओके। ये ऐसे एरो नहीं करना है, इक्वल का साइन लगाना है, ठीक, इक्वल। अब यहाँ पे इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, ये भी सही है, और अप्रोक्सीमेटली करके हम लिख सकते हैं 39.7, ये भी आपका आंसर सही है, ओके डन, पता चल रहा है, ठीक है, मतलब 7 नहीं 71, ये 5 को इसके साथ प्लस कर दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारा 51 नंबर खत्म होता है, 52 नंबर सॉरी, 53 54 प्रोबेबिलिटी वाले सम है, एकदम इजी जाते हैं, ओके फटाफट हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम नंबर्स, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, विल बी देयर एवरेज। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझना, ठीक है, कुछ बहुत ट्विस्ट करके पूछा गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए गए, क्या देके रखे हैं, नंबर्स, ठीक है, और हमें क्या पूछा गया कि इनकी एवरेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, इनकी एवरेज, एवरेज मतलब क्या, इन सबका एवरेज मतलब टोटल, सबको प्लस करना है, क्या करना है प्लस, आपको एवरेज निकालना आता ही है ना, मीन, मीन मतलब क्या एवरेज, ठीक है, इन सबको हमें करना है प्लस, और जितने ऑब्जर्वेशन है उसको करना है उससे डिवाइड, ठीक है, ऐसा कुछ है, 4 + 4 डिवाइडेड बाय, देखो कितने ऑब्जर्वेशन वो भी देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, कितनी है 10, तो नीचे 10, अब इन सबको हमने प्लस कर दिया, कर लेते चलो, ठीक है, ये 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 14 18 22 22 और 4 26 26 और 4 30, 30 डिवाइडेड बाय 10, ये गया 3, आंसर कितना आया, उनका एवरेज कितना आया, ये है एवरेज, ये क्या है एवरेज। अब एवरेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, एवरेज क्या है 3, तो आपको 3 दिख रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, पता चल रहा है यहाँ पे मैंने क्या बोला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज, एवरेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उनका एवरेज क्या है, उनका एवरेज क्या है वो हमें पता होना चाहिए, तो उनका एवरेज कितना है 3, ठीक है, ये एवरेज हमने निकालना, ये तो हमें निकालना आता ही है ना। चलो अब एवरेज है 3, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एवरेज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एवरेज, एवरेज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे 1 2 10, कितनी थी 10, है ना, नीचे आएगा 10 और 3, अब 3 एवरेज है, ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 ही बार आ रहा है, तो ये अपना आंसर होगा, डन। चलो ये हो गया पहला, ये पहला था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड में क्या पूछा गया है, देखो सेकंड के लिए यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट भी बना के रखा है आपके लिए, यहाँ पे ए एंड बी, कोई ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है, थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस, मतलब 2 डाइस को ऐसे छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 डाइस को हम छोड़ते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी निकलती है, यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी का चार्ट आपको दे के रखा है, ठीक है। इफ ए गेट सम 9, ठीक है, देखो अब यहाँ पे 2 पर्सन है ए और बी, ठीक है, अब ए जो है, ए ने जब डाइस फेंके, 2 डाइस फेंके, है ना, डाइस आपको पता ही होगा, डाइस है ना, खेलते हैं आपके, आप लूडो खेलते होगे, ठीक है, तो 2 डाइस आपने फेंके, तो उनका सम कितना आया 9, देखो 9 कब कब आता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये 1 2 3 4, ठीक है, ये इतनी बार आता है हमारा 9, ठीक है, ये क्या आता है 4 बार हमारा 9 आता है, ठीक है। चलो ये इतनी बारी है, देखो एक बार हम सब देख लेते हैं, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 4 4 5 6 7 8 9, ये 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 कितनी बार आ रहा है, सिर्फ 4 बार आ रहा है, तो ये एक ही है, ठीक है, हमें एक का नहीं ढूंढना, हमें ये 9 कितनी बार, ये तो मैंने आपको बताया कि 9 टोटल मतलब क्या, सम 9 बोला गया, मतलब उसका मतलब क्या मैंने आपको बताया कि 9 आ रहा है, ठीक है, मतलब दोनों डाइस को फेंकोगे तो प्लस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ओके। अब फाइंड बीज चांस ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9, क्या बोला है, क्या बोला है कि जो बी वाला पर्सन है, जब बी ने अपने डाइस फेंके तो 9 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी,
क्या बोला गया है कि 9 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, ठीक है। अब 9 से ज़्यादा क्या होता है, 10, 11 और 12। 9 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी मतलब क्या कि वो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आउटकम हमें ढूंढने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ये सब ऐसे ही जाता है, ये 1 का पट्टा है, ठीक है। इनका टोटल होता है 2, इसका टोटल कितना होता है 2, इसका टोटल होता है 3, इस पूरी लाइन का टोटल होता है 4, इस पूरी लाइन का टोटल होता है 5, इसका होता है 6, इसका होता है 7, इस लाइन का टोटल होता है 8, इस लाइन का टोटल होता है 9। अब हमें जो चाहिए, ठीक है, इस लाइन का टोटल होता है 10, अरे ये 8 2 बार लिख दिया, ये 9 है, इसका टोटल कितना होता है 10 होता है, ठीक है। इसका टोटल होता है अपना 11। आप देख सकते हो कि 6 और 5 का करो, 6 5 11, 5 6 11, तो इन दोनों का 11 होता है, ठीक है। और ये होता है 12, पता चला, ठीक है ना। चलो तो अब देखो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है कि 9 से ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना। तो 9 से ज़्यादा कितनी बार है, देखो ये 10 कितनी बार है, 1 2 3, फिर ये 11 1 2 और 12, पता चल रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जितने भी है यहाँ पे दिए गए, ये 10 11 और 12, ये हो गए उसके आउटकम, क्या हो गए, आउटकम हो गए, है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जितने भी ये उसके आउटकम है, पता चल रहा है। कितने हैं देखो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 4 5 और ये 6, टोटल 6, कितने 6, पता चल रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 9 इक्वल्स टू 6/10, ठीक है। 6/10 नहीं, सॉरी, अरे हाँ, ये तो मैंने आपको बताना भूल ही गया कि 2 डाइस को हम जब भी फेंकते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 36। टोटल आउटकम कितने होते हैं, 36 होते हैं। आप यहाँ पे गिन सकते हो, है ना। ये सब आप गिन लो, ये कितना, 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6, 6 से क्या कर दो 36। टोटल आउटकम कितने होते हैं, 36 होते हैं। यहाँ पे आप ऐसे लाइन बना के लिख लेना, सेकंड, ये सेकंड नंबर यहाँ से शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना कि टोटल आउटकम कितने होते हैं, 2 डाइस को फेंकने के 36 होते हैं, ठीक है। तो नीचे आएगा 36 आएगा, और ये कितने थे भाई, ये 1 2 3 4 5 6 थे, ठीक है। तो ऊपर आएगा 6। अब इसको कट कर दो, 1/6, ये हो गया अपना आंसर, डन। 54 नंबर, there are cheats number 1 to 20 in a box. One cheat is drawn at a random. Find the probability that a number on a cheat is an odd number. A prime number is a multiple of a 5, is a multiple of a 3 or 4. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि 1 से 20 नंबर है, मतलब टोटल आउटकम कितने हैं, 20। टोटल आउटकम कितने हैं, 20 है। अब पहले में क्या पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर आने की कितनी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी। तो 1 से 20 में 10 इवन होते, 10 ऑड होते हैं ना। आप गिन लेना, 1 से 20 में 10 इवन होते हैं, 10 ऑड होते हैं, मतलब 10 यहाँ पे ऑड कितने 10 है, और टोटल कितने हैं 20, ठीक है। ये कट 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये सब इजी है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्राइम नंबर, अब 1 से 20 में प्राइम नंबर कितने आते हैं, देखो 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7, फिर 11 13 17 और 19, इतने प्राइम नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने प्राइम नंबर है, 8, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 8/20। ये दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा, तो 2/5 इसका आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर है ना, इजी है ना। चलो, probability of getting a multiple of a 5, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या, 5 का टेबल 20 तक, कितने तक, 20 तक ही, 20 से आगे जाने का नहीं। 5 10 15 और 20 तक इतना ही होगा। 5 का टेबल 1 2 3 4, कितनी पॉसिबिलिटी है भाई, 4/20, ये कट हो जाएगा 1/5, 4 5 20 होता है ना, 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 4, ओके। अब 3 और 4 क्या बोला गया, 3 और 4 के मल्टीपल, तो 1 से 20, ठीक है। 3 का टेबल लिख दो सबसे पहले, देखो 3 6
ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, इतना आएगा। 3 के मल्टीपल में कितने इतने 20 तक होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब 4, 8, 12, 16 और 20, पता चला? ओके, अब आप देख सकते हो कि जो चीज़ कॉमन है उसको हटा दो, जो चीज़ कॉमन है उसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप इन सबको कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आंसर गलत आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, वो एक ही बार है, 6 भी एक ही बार है, 9 भी एक बार है, 12 लेकिन 2 बार आ गया, ठीक है। तो एक बार हटा दो, एक बार क्या कर दो, हटा दो, एक बार क्या कर दो, हटा दो। तो आप देख सकते हो हमारा काम हो गया। अब कितनी पॉसिबिलिटी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, पता चला 2 बार 12 आएगा, इसका मतलब कि हमारा आंसर गलत आ जाएगा। ये कितनी बार है, 10 बार है। तो प्रोबेबिलिटी, फोर्थ में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 और 4, 3 और 4 के मल्टीपल कितने हैं भाई, 10 डिवाइडेड बाई 20, ये कट 1/2। और इसी के साथ हमारा गाला का पेपर नंबर 4 खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे विथ अस, मजे करेंगे और पेपर बनाएंगे। ओके, बाय बाय गाइज।